प्रीति अपने परिवार के साथ नई नई मोहन नगर में शिफ्ट हुई थी। एक दिन राजीव ने काम पर जाते हुए कहा, प्रीति, अभी हम लोग यहाँ पर नए नए आए हैं, तो तुम्हें सब्जी वगैरह कहाँ मिलती है पता नहीं होगा, तो मैं आते हुए ऑफिस से सामान लेकर आ जाऊंगा। कुछ और भी चाहिए हो तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, बाबूजी के लिए दवाई लानी थी, कुछ दिनों से उन्हें खांसी हो रही है ना। तभी वहां पर प्रीति के साथ विनीता और ससुर सुनील आते हैं। एक काम करना राजीव, खांसी की दवाई के साथ 1-2 गैस की गोली भी लाकर रख देना। तू तो जानता है मुझे गैस की शिकायत रहती है। ठीक है माँ, मैं अभी तो काम पर चलता हूँ, आते हुए सारी चीज लेकर आ जाऊंगा। और बेटा ध्यान से जाना और समय से घर आ जाना। वैसे भी ये माहौल थोड़ा नया है तो हम लोगों को भी यहाँ पर एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। राजीव काम पर चला जाता है और उसके बाद प्रीति और विनीता भी घर की शिफ्टिंग में लग जाते हैं। शाम के समय जब दोनों सास बहू बालकनी में चाय पीने के लिए बैठे हुए थे, तभी नंदिनी अपनी स्कूटी पर अपने घर जा रही होती है। उसे देखकर विनीता ने कहा, ये लड़की कितनी ज्यादा मॉडल लग रही है, देख तो बहू। हाँ माँ जी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और सुंदर कितनी स्टाइलिश कपड़े पहनती है। अच्छा, यहाँ आसपास पढ़े लिखे और अमीर लोग होंगे तो हमारा भी स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। ऐसी विनीता प्रीति को अब अपने नए घर में आए हुए हफ्ता हो गया था। दोनों एक दिन मंदिर से वापस आ रहे थे, तभी नंदिनी उन्हें फिर से नजर आती है, हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स। प्रीति और विनीता उसे देखते रह जाते हैं और घर आते ही विनीता ने कहा, देख रही थी बहू, सारे ब्रांड के बैग थे उसके हाथ में। लगता है बहुत अमीर है, तभी तो महंगी जगह से शॉपिंग करती है। हाँ माँ जी, और एक हमारा हाल देखो, बार बार खर्चा भी सोच समझ कर करना पड़ता है। वो लड़की तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। दोनों ही सास बहू अक्सर ही उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाली नंदिनी को देखा करते और इससे इम्प्रेस हो जाते, और होते भी क्यों ना, नंदिनी थी ही इतनी सुंदर। यूं ही एक दिन राजी और प्रीति की शादी की सालगिरह थी। तभी पूरा परिवार साथ में बैठकर पार्टी की तैयारी कर रहा था। हम लोग यहाँ पर नए नए आए हैं, अगर आप लोग किसी को बुलाना चाहते हो पार्टी में तो बुला सकते हो। अगर हम परिवार वाले ही लंच करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। 2-4 लोगों को बुलाओगे तो बोलचाल भी बन जाएगी। मैं क्या सोच रही थी प्रीति बहू, वो जो हमारी पड़ोसन है ना, जो बहुत स्टाइलिश है, उसको बुला लेते। हम अच्छे लोगों में उठेंगे बैठेंगे तभी तो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। माँ जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी उससे पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो करती क्या है, क्या पता मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। वरना शादी के बाद तो मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और कॉलेज से आगे कुछ किया ही नहीं। क्या बात है, आप लोगों के तो अभी से दोस्त भी बन गए। अच्छी बात है, मोहल्ले में एडजस्ट करना जल्दी सीख जाओगे आप लोग। दोनों ही सास बहू अब अपनी पड़ोसन नंदिनी को शादी की सालगिरह की खुशी में होने वाले लंच में बुला रहे थे। नंदिनी भी आती है और साथ में तोहफा भी लेकर आती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर पर खाने पर बुलाया। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे नंदिनी जी, आप भी हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आज मैंने सब कुछ बहुत स्पेशल बनाया है, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे घर का खाना अच्छा लगेगा। इतनी खुशी के मौके पर आपने मुझे बुलाया, ये सोचते ही मेरा पेट भर गया। और खाना तो आपने अच्छा बनाया होगा। नंदिनी के बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, उसकी बातों में बहुत मिठास थी। राजीव को भी उसका व्यवहार बहुत पसंद आता है। खाना टेबल पर परोसा हुआ था। नंदिनी आते ही जमीन पर बैठ जाती है। हमारे साथ चेयर पर बैठी ना, आप ऐसे जमीन पर क्यों बैठ गई? देख रही हूँ बहू, कितने अच्छे संस्कार नंदिनी जी के, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। शुक्रिया, मैं तो ज्यादातर जमीन पर ही बैठकर खाना खाती हूँ, पर अब आप लोगों के यहाँ खाने पर आई हूँ तो कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। मैं सब लोगों के लिए खाना परोस देती हूँ, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। आप जमीन पर बैठेंगे तो आप तो हमारे मेहमान हैं, हमें भी जमीन पर बैठना पड़ेगा। और माँ जी के तो कमर में भी दर्द रहता है। वो पूरे परिवार के साथ खाना खाती है और उसके बाद में शाम को अपने घर वापस चली जाती है। रात के समय मोहल्ले में कोई भी 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकला करता था, क्योंकि वो इलाका बहुत ज्यादा महंगा था, इसलिए ज्यादातर लोग रात को टाइम से ही सो जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन विनीता को रात को गैस हो जाती है। वो अपनी बालकनी में पेट पकड़कर टहल रही थी। भगवान, ये गैस की समस्या तो मेरे साथ ही जाएगी लगता है। कहाँ तो दुनिया भर में गैस मिल नहीं रही और मेरे पेट की गैस खत्म नहीं हो रही। विनीता टहल रही थी। रात के 2 बज रहे थे और तभी उसकी नजर सामने वाले घर पर पड़ती है, जहाँ पर नंदिनी रहा करती। वहाँ एक बुजुर्ग पति पत्नी को उनके घर में जाते हुए देखती है। ये क्या हो रहा है? कौन है ये जो रात के समय नंदिनी के घर में जा रहे हैं? जरूर दाल में कुछ तो काला है। मुझे अभी जाकर अपनी बहू को जगाना चाहिए। विनीता तुरंत ही अपनी बहू के कमरे में जाती है। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो धीरे से प्रीति को आवाज लगाती है। प्रीति, जल्दी चल, तुझे कुछ दिखाना है, बहुत बड़ा कांड हो रहा है।
अरे माँ जी जरा समय तो देखिए, रात के 2 बजने वाले हैं और आप मुझे जगा रही है। सोने दो ना, सुबह भी तो जल्दी उठना होता है। अरे जल्दी कर, बहुत जरूरी बात है, तभी तो तुझे जगाने के लिए आई हूँ, वरना बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। आखिरकार अपनी सास की बात सुनकर प्रीति को जागना ही पड़ता है। वो उसे तुरंत जगाकर बालकनी में लेकर जाती है। माँ जी क्या बात है, मुझे क्यों जगाया रात के 2 बजे? मुझे सुबह 7 बजे उठना होता है। सुबह 7 बजे दूध वाला आ जाता है, क्या हो गया? बाद में सो जाना प्रीति, लेकिन मैंने जो देखा है वो तुझे दिखाना जरूरी है। देख, नंदिनी के घर में एक बुजुर्ग पति पत्नी अभी अभी घुसे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई चोरों का गैंग होगा। मम्मी जी, नंदिनी अपने घर में शायद अकेली रहती है, फिर इतनी रात को उसके घर में कौन जाएगा? इतनी रात को कोई मेहमान तो आया नहीं होगा, और अगर मेहमान आया होता तो नंदिनी जी उन्हें रिसीव करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई ना होती। मुझे तो ऐसा लगता है ये दोनों बूढ़े चोर हैं, जो सबसे पहले गली में घूमकर सबसे अमीर या अकेले रहने वाली लड़की के बारे में पता करते होंगे और उसके बाद में मौका देखकर उसके घर में चोरी करते होंगे। माँ जी, फिर तो एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमें जाकर नंदिनी की मदद करनी चाहिए, वरना ये लोग तो सच में नंदिनी का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, और हमारा तो काम है ना लोगों की मदद करना। अरे बेवकूफ, तभी तो तुझे जगा कर लेकर आई हूँ। मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अगर मैं अकेले जाकर उन लोगों से लड़ाई करती तो वो लोग तो मेरा काम ही तमाम कर देते। इसलिए तू और मैं साथ में जाएंगे उन चोर को पकड़ने, और उसके बाद नंदिनी के साथ साथ पूरा मोहल्ला हमारी तारीफ करेगा। हाँ माँ जी, बढ़िया प्लान है। और हो सकता है नंदिनी इतनी अमीर है, जब हम उनकी मदद करें तो वो न्यूज वालों को और बाहर वालों को बुलाकर हमारी फोटो भी छपवा दे। इसलिए चलिए फेमस होकर आते हैं। कल की अखबार में छपेगा, सास बहू ने किया जबरदस्त कारनामा। अब ऐसा ही होता है। प्रीति और विनीता अपनी पड़ोसन की मदद करने के इरादे से नंदिनी के घर की तरफ जाने लगते हैं और मौका देखकर उस बूढ़े पति पत्नी को एक पेड़ से बांध देते हैं। क्या रे, तुम लोगों ने क्या सोचा? तुम लोग हमारी सुंदर पड़ोसन के यहाँ चोरी करोगे और हम तुम्हें करने देंगे? माँ जी देखिए ना, बुढ़ापा भी इंसान से क्या क्या करवाता है। इस बुढ़ापे की उम्र में ही दोनों चोरी करने के लिए घर में घुस रहे थे। अरे तुम दोनों ने इतना भी नहीं सोचा कि अगर तुम दोनों पकड़े जाते तो भागने की हालत नहीं होती तुम्हारी? जरा देख तो प्रीति, इनको देखने में कितने अमीर लग रही है। अरे माँ जी, वीआईपी सोसाइटी में चोरी करने आए हैं, इसलिए अमीर चोर है। सिर्फ मोटी पार्टियों के घर जाकर पैसे चुराते होंगे। तो इन दोनों पर ध्यान रख, मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करके आती हूँ और बुलाती हूँ उन्हें। दोनों बूढ़े पति पत्नी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विनीता ने दोनों के मुंह में अपनी सूट की चुन्नी ठूस दी थी ताकि वो कुछ बोल ना पाए और ना ही आसपास वालों को शोर करके उनकी नींद खराब करे। वो लोग ये कारनामा कर ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रात को राजीव को प्यास लगती है। वो जाता है कमरे में, पर प्रीति वहां नहीं थी। अरे ये प्रीति रात के 2 बजे कहाँ चली गई? बाथरूम में भी नहीं है, बाथरूम का तो गेट खुला है। राजीव घबरा जाता है। उसके बाद जाकर अपनी माँ के कमरे में देखता है तो उसकी माँ भी कमरे से गायब। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सास बहू रात के इस टाइम कहाँ जा सकता है? इन्हें कितनी बार बोला है कि नया इलाका है, ऐसे ना निकला करे, लेकिन ये सुनते ही नहीं। अब राजीव अपने पिता सुनील को जगाता है और उसके बाद वो देखते हैं कि मोहल्ले की लाइट जली हुई थी और सामने उन्हें विनीता, प्रीति और नंदिनी भी नजर आते हैं, साथ में वो बूढ़े पति पत्नी भी जिन्हें उन्होंने बांधा हुआ था। चल बेटा, चल कर देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। आखिर आधी रात को ये सास बहू किस खुराफात में लगी हुई है। हाँ पापा, जल्दी चलो, जरा देख तो लो क्या कारनामा हो गया है। अब राजीव और सुनील जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो राजीव उस बूढ़े पति पत्नी को देखकर हैरान हो जाता है और चिल्लाकर अपनी पत्नी और माँ से कहता है, माँ प्रीति, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे बॉस है ये, और तुमने मेरे बॉस को इस तरह बांधा हुआ क्यों है? राजीव, तेरे बॉस? विनीता और प्रीति ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहीं विनीता राजीव से सवाल करने लगती है। राजीव, ये तेरा बॉस है, तभी तो बोलूं देखने में इतना ज्यादा पढ़ा लिखा और अच्छा क्यों लग रहा है, लेकिन तूने कभी बताया नहीं कि तेरा बॉस चोर है। अरे इस उम्र में तेरे बॉस को इस तरह दूसरों के घरों में आधी रात को घुसकर चोरियां करना शोभा देता है क्या? तभी ये तनख्वाह देर से देता है। माँ ये क्या बातें कर रही हो आप? चुप हो जा। क्या सही तो बोल रही हूँ? ये इस तरह से चोरी करके पैसे जमा करता होगा और उसके बाद में तुम्हें तनख्वाह देता होगा। ये तो मैंने आज तेरे बॉस और उसकी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया जब वो हमारी पड़ोसन के घर में चोरी करने जा रहे थे। तभी राजीव का बॉस, जो कि कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुंह बंद होने की वजह से बोल नहीं पा रहा था, वहां पर ये सारा शोर सुनकर बॉस का बेटा प्रथम भी आ जाता है और अपने माता और पिता को बंधा हुआ देखकर तुरंत ही उनके मुंह से कपड़ा निकालता है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे पापा के साथ? और मेरे पापा को इस तरह बांधा हुआ क्यों है? मम्मी क्या हो रहा है ये सब कुछ?
और जैसे ही प्रथम अपने पापा अशोक के मुंह से कपड़ा निकालता है, अशोक कहता है, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा ही घर है, मैं अपने घर में चोरी करने क्यों जाऊंगा? प्रथम समझाओ इनको, मेरे पापा ठीक बोल रहे हैं, ये हमारा घर है, तुम बेकार में मेरे मम्मी पापा पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? इन्हें देखो, क्या ये तुम्हें चोर नजर आते हैं? अरे चुप कर, तू भी जरूर इनका बेटा होगा। बॉस तो चोरी करने के लिए पहले घुस गया होगा और ये दोनों बूढ़े धीरे धीरे आ रहे होंगे। मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। आप एक बात बताओ, आप इस घर के मालिक कैसे हो सकते हो? इस घर में तो वो सुंदर सी पड़ोसन नंदिनी रहती है। हमने उसे लंच पर भी बुलाया था, उससे बातें की थी और उससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और हम हमारे दोस्त के घर में तुम्हें चोरी करने बिल्कुल नहीं देंगे। समझ में आई बात तुमको? आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो तो तुम झूठ बोल रहे हो कि ये घर तुम्हारा ही है? बताओ तो जरा, क्या जमाना आ गया है। अरे देवियों, तुम लोगों को कैसे बताओ, ये मेरा घर है। और सुनीता, अब तो तुम्हारे मुंह से कपड़ा निकल गया है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूं जी, ये दोनों औरतें बोलना बंद करेगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगी ना। इन्हें इतनी अमीर औरत चोर नजर आ रही है। अशोक और सुनीता ये बोल रहे थे, लेकिन विनीता और प्रीति तो उनकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी सारा शोर सुनने के बाद बाहर आती है और कहती है, आप सब लोग इस समय हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? और आप लोगों ने मेरे मालिक और मालकिन को बांधा हुआ काहे है? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? हाय दैया! मालिक? मालकिन? हाँ, ये हमारे मालिक है, ये हमारे मालकिन। अभी बताओ, काहे को ये सब कर रहे हो इन लोगों के साथ? नंदिनी के मुंह से ये बात सुनकर विनीता और प्रीति के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है और नंदिनी के बोलने का तरीका भी बिल्कुल नौकरानी वाला हो गया था। क्या तुम इनके घर की नौकरानी हो? लेकिन तुम तो रहती हो बिल्कुल मालिकों की तरह। और तुम्हारे पहनने का तरीका, और तुम तो स्कूटी भी बढ़िया चला लेती हो, और वो महंगे महंगे बैग जो तुम लेकर आती थी। अरे मैम साहब, वो मेरे मालिक का एक छोटा सा ऑफिस इधर पिछली गली में भी है, तो मालिक ने हमको बुलाया कि हम ये सामान वहां लेकर चले जाएं। तो मैं सामान लेकर जा रही थी और आप लोगों ने मेरे को देख लिया। और तुम्हारा बात करने का तरीका, हमें तो लगा था तुम बहुत अच्छे से बात करती हो, और तुम्हारा कपड़े पहनने का तरीका। अरे मैम साहब, वो तो हमारे मालिक और मालकिन बहुत अच्छे हैं। मालकिन का जो भी पुराना साड़ी होता है वो हमको दे देती है, तो हाँ बहुत महंगे रहते हैं तो हम भी पहन लेते हैं। फेंकने से तो अच्छा ही है। मालिक और मालकिन ने मेरे को साफ साफ बोला है कि सब लोगों से बहुत अच्छे से बात करनी है, तो मैं वही करती हूँ। हमें इतना बड़ा धोखा हो गया। हमें लगा तुम इस घर की मालकिन हो और हमने घर के मालिक और मालकिन को ही बांध दिया। आप दोनों ये बताइए, क्या मैंने कभी आप दोनों को बोला कि मैं इस घर की मालकिन हूँ? आप लोगों ने अपने मन में कोई खिचड़ी पका लिए, तो इसमें हमारी क्या गलती? आप लोग तो मेरे को इधर काम से निकलवा कर ही मानोगे। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी आप दोनों काम से निकलवा कर ही मानोगे। तभी तो इतना बड़ा रायता फैला दिया आपने। अशोक जो ये सारा तमाशा देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो और उसकी पत्नी अभी भी बंधे हुए थे, बस उनका मुंह खुला हुआ था। अशोक ने गुस्से में राजीव से कहा, राजीव, मैं तुझे काम से निकालूंगा नहीं, बस तुझे एक काम करना है। सर बताइए क्या काम करना है? कोई मेल करनी है, कोई पीपीटी बनानी है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं तुरंत कर दूंगा, बस मुझे काम से मत निकालिए। तुझे कोई काम नहीं करना, बस तेरा ये काम है, तू अपनी पत्नी और माँ को यहाँ से जल्द लेकर जाए, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाए। नहीं सर, मैं अभी इन दोनों को यहाँ से लेकर जाता हूँ। चलिए पापा, आप अपनी वाली को संभालो, मैं अपनी वाली को संभालता हूँ। वैसे भी आज के लिए इतना रायता बहुत है। चलो विनीता, अब क्या कोई बहुत बड़ी जासूस बनकर ही मानोगी? देख लिया ना, आज तुमने कितना बड़ा कांड कर दिया। इस मोहल्ले में आए हुए महीना नहीं हुआ, लेकिन ये मोहल्ला खाली करने की नौबत आ जाती तुम्हारी वजह से। माफ करना, हमने आपको चोर समझा। अब चोर लगते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हमने आपको चोर समझा। सॉरी, गलती हमारी है, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। क्या करे, आपकी नौकरानी की तौर तरीके देखकर हम लोगों को वहम हो गया था कि आप दोनों चोर हैं और आपकी नौकरानी की यहाँ चोरी करने आए, इसलिए हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। हाँ देवियों, चली जाओ यहाँ से मेरी आंखों के आगे से। ऐसी मनहूस रात मैंने आज से पहले कभी देखी नहीं। अब राजीव और सुनील विनीता और प्रीति को लेकर घर आ जाते हैं और उसके बाद घर आने पर भी उनकी अच्छे से रिमांड लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक गुस्से में अपने बेटे प्रथम को कहता है, और तू क्या हमें पूरी रात ऐसे ही बंधा हुआ छोड़ देगा? अब हमें खोल। और नंदिनी। जी मालिक, अब हमारी क्या गलती इसमें? इन लोगों ने जो भी समझा, उन लोगों ने मेरे को लंच पे बुलाया और मैं चली गई। तेरी खबर तो मैं बाद में लूंगी। सबसे पहले तो तू मेरी साड़ियां वापस कर, जिन्हें पहनकर तू हमसे भी ज्यादा अमीर लगती है, और हम तेरे आगे चोर लगते हैं।
ठीक है मालकिन, आपकी सारी साड़ियां वापस कर दूंगी। वैसे भी आज के कांड के बाद मेरी नौकरी बच गई, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फाइनली विनीता और प्रीति अब राजीव के मालिक और मालकिन को फिर से घर खाने पर बुलाते हैं ताकि वो सारे गीले शिकवे मिटा सके।